जी स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट एसेट्स की जो डिस्पोजल थी उसको डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट का पोर्शन डिस्कस कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे सेल ऑफ प्लांट एसेट के। हम लोग अगर प्लांट एसेट को सेल कर देते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी वजह से हम लोग उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, मतलब या वो पुराना हो गया, या उसकी हालत बहुत खराब हो गई, या उसकी एफिशिएंसी जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को, बिजनेस ऑपरेशंस को मीट नहीं कर रही, या किसी और रीजन की वजह से हम लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो उसको जब सेल आउट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? Compare the book value of the asset with the proceeds received from the sales। तो करेंगे क्या बेटा कि हम लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, आज के टॉपिक के स्टार्ट में, डिस्पोजल ऑफ एसेट के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एसेट को सेल आउट करना है तो जिस तारीख को, जिस दिन को आप लोग एसेट को सेल कर रहे हैं उस तारीख तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट की बुक वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कि भाई इस वक्त एसेट कितने का हमारे पास है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिहाज से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिहाज से एसेट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उस एसेट को, उसकी वैल्यूएशन करने के बाद, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे उस अमाउंट के साथ जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है एसेट को सेल करने में। मतलब एसेट को सेल कर रहे हैं तो जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, जो अमाउंट हमारे पास आ रही है, उसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम लोग एसेट की बुक वैल्यू को, वो जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये होगा कि वो जो रकम हमें मिल रही है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, बुक वैल्यू, फर्ज करते हैं कि एक एसेट जो हमने सेल किया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक उसकी जो वैल्यू थी दैट वाज $5,000। वो $5,000 की अमाउंट थी, लेकिन हमें जो अमाउंट मिल रही है उसको बेचने के बाद वो मिल रही है 6300, मतलब 1300 ज्यादा मिल रहा है। मतलब इफ प्रोसीड एक्सीड द बुक वैल्यू, कि अगर तो वो जो पैसे हमें मिल रहे हैं एसेट को बेचकर अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तब वहां पे जो एक अमाउंट रियलाइज होगी दैट विल बी नाउन एज ए गेन ऑन डिस्पोजल। मतलब कि वो डिस्पोजल, मतलब गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट उसे हम लोग कहेंगे कि भाई एसेट को बेचने पे ये हमें प्रॉफिट हुआ है। और अगर जो रकम हमें मिल रही है वो बुक वैल्यू से कम है, कि जैसे वो 5000 का एसेट था लेकिन हमने उसको सेल आउट कर दिया है 4500 में, तो 500 लॉस किया है ना हमने, 500 कम मिला है, तो उसको हम लोग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या प्लांट एसेट का नाम देंगे। ठीक है जी, मतलब दोनों अमाउंट को कंपेयर करके एक तो हम अपना प्रॉफिट और लॉस जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा हमारा। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है, इलस्ट्रेशन है, अज्यूम दैट ऑन जुलाई 1 2010 राइट कंपनी सेल्स ऑफिस फर्नीचर फॉर $16,000 कैश। मतलब उस कंपनी ने, राइट कंपनी ने ऑफिस फर्नीचर को सेल आउट कर दिया है, कितने का? 16,000 का सेल आउट कर दिया और कैश सेल किया है। द ऑफिस फर्नीचर ओरिजिनली कॉस्ट 60,000, 60,000 उसकी कॉस्ट थी जी। एज ऑफ January 1 2010 इट हैड accumulated depreciation of 41,000। अब देखें बेटा कि January 1 2010 को उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 41,000 थी। ये 2010 की बात हो रही है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ 2010 इज $8,000। अब 6 माह की जब डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जो भी मेथड आपका होगा उस मेथड के तहत आपको तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी मैंने सिखा दी। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, कि जिस दिन उसने सेल किया है 1 जुलाई को उसने सेल किया था, और 1 जनवरी को वो जो एसेट था वो 41,000 का था, और कहा गया कि 6 माह की जो डेप्रिसिएशन उसकी बन रही है ना वो 8,000 बन रही है, जिस भी मेथड से बनी थी। प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप टू द डेट ऑफ द सेल, कि जिस तारीख को वो एसेट सेल हुआ है उस तारीख तक की पहले आपसे कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करें। तो 8,000 उसकी डेप्रिसिएशन बनी थी, वो गिवन थी क्वेश्चन में, हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बेटा जरा गौर फरमाइएगा, सारे स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा जरा, कि देखिए बेटा, जिस तारीख को एसेट सेल किया जा रहा है उस तारीख को जो एसेट की बुक वैल्यू अगर हमने मालूम करनी हो तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखें,
1 जुलाई को एसेट की जो वैल्यू थी वो थी 41,000। अब 41,000 के साथ मजीद 8,000 6 माह की डेप्रिसिएशन और उसमें से जो है वो जमा कर दी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ठीक है, तो 41 प्लस 8 मतलब एसेट की जो अब तक जिस तारीख को वो सेल हो रहा है उस तारीख तक अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखा जाए तो 41 प्लस 8 49,000 की डेप्रिसिएशन बन रही है। ठीक है, अब 60,000 का एसेट था, 49 तक का वो डेप्रिसिएट हो गया, तो रिमेनिंग उसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई? 11,000। कितनी बुक वैल्यू बचती है बेटा? 11,000 उसकी बुक वैल्यू बचती है, लेकिन हमने उसको कितने का बेचा है? 16,000 का बेचा है। तो 11,000 की बुक वैल्यू वाला एसेट जब 16,000 का बेटा बेचेंगे तो 11 और 16 का जरा डिफरेंस लें तो 5,000 हमें प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, प्रॉफिट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई 11,000 उसकी बुक वैल्यू बनती थी, हमने उसको 16 का बेच दिया है एसेट को। तो अब जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तो वो कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये देख सकते हैं बेटा। आप देखिएगा कि ये ऊपर वर्किंग की गई है बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर, वो जो ऑफिस फर्नीचर हमने सेल आउट किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 60,000 थी। और अब तक उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन प्रीवियस पीरियड्स में उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुई थी अक्यूमुलेटेड वो थी 41,000 की। और ये जो अभी इस करंट ईयर में जो 6 माह उसको यूज किया है उसकी डेप्रिसिएशन बनी थी 8,000। तो 41 और 8 टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 49,000। तो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से, उसकी टोटल कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो जिस दिन एसेट को सेल किया था उस दिन की एसेट की बुक वैल्यू आ गई। अब बुक वैल्यू आ गई 11,000 और सेल किया गया है उसको बेटा 16,000 का, तो 5,000 का यहां से कुशन निकला है जो कि गेन का था, जो कि हमें प्रॉफिट हुआ है एसेट को सेल करने पे, एसेट को डिस्पोज करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए बेटा, प्रॉफिट की नेचर रेवेन्यू की होती है ना, जैसे रेवेन्यू जब भी होता है वो क्रेडिट होता है, तो ये भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसकी नेचर अगर क्रेडिट है तो ये इंक्रीज हो रहा है, इजाफा हो रहा है हमारे रेवेन्यू में, हमारी इनकम में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जनरल एंट्री क्या करेंगे बेटा? देखें, कैश आया, ऑब्वियसली 16,000 का एसेट को जब बेचा है तो बिजनेस में कैश तो आया ना, तो कैश आया, कैश डेबिट 16,000 से। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंट्रा एसेट अकाउंट है, जब एसेट हमारा खत्म हो रहा है ऑब्वियसली तो फिर उसके रिलेटेड जो कंट्रा एसेट अकाउंट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कंट्रा एसेट अकाउंट की नेचर बेटा क्रेडिट थी, जब उसको हम लोग खत्म करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक जो टोटल डेप्रिसिएशन हो चुकी थी प्रीवियस पीरियड्स में अब तक लेकर वो थी 49,000 की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। एसेट चूंकि हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, एसेट सारे का सारा हमारा चला गया है, जा चुका है, सेल कर दिया है, तो एसेट में कमी आई तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट को क्रेडिट कर दिया। और ये जो 5,000 हमें प्रॉफिट हुआ था एसेट को सेल करने पे बेटा, उस प्रॉफिट के साथ हम लोगों ने गेन ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया कि भाई ये एसेट को डिस्पोज करने पे, ये एसेट को सेल आउट करने पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जब भी होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। जी बच्चे, उम्मीद है कि ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कैलकुलेशंस आप लोगों को समझ आई होंगी। और अगर जी बच्चा, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे हम लोग, और मैंने आपको बताया कि बेटा कि वो जो डिफरेंट मिनरल्स की बात कर लेते हैं या ऑयल वेल्स की बात कर लेते हैं, या जो जमीन के नीचे से वो जो गैस, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या कोई ऑयल्स वगैरह निकलते हैं, या कोल वगैरह की इवन आप लोग बात कर लेते हैं, इवन आप टिम्बर्स की बात कर लेते हैं, जंगलात की अगर फॉरेस्ट्रीज की अगर बात कर लेते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं कि अगर एक बिजनेस इनमें से किसी भी एसेट को, किसी भी रिसोर्स को अगर पोजेस करता है, एक्वायर उसने किया हुआ है, उसको अपने पास ऑन करता है, तो उसको एसेट्स की ही कैटेगरी में लेके जाएगा ना वो, क्योंकि वो भी उनको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे। तो बेटा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आप लोग ऑन करते हैं उसकी अगर कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं, तो जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है उन चीजों को एक्सप्लोर करने में, उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में, अगर आपकी जो भी मतलब एक्सप्लोर करने में जो भी कॉस्ट आ रही है वो सारी की सारी उन एसेट्स में ही कैटेगराइज की जाएगी, एसेट्स की कॉस्ट में ही उसको शामिल किया जाएगा।
और दूसरे नंबर पे बेटा कि ये जब हम इनको यूज करते हैं, इनको जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एसेट एक्सट्रैक्शन के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज करते जाते हैं। तो ये जो इन एसेट्स की वैल्यू लूज होती है इनके यूजेज की वजह से, मतलब अगर आपके जमीन के नीचे से अगर आपने ऑयल निकाल दिया है, तो जैसे जैसे उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, वैसे वैसे वो जो जमीन के नीचे वो जो एक रिजर्व है, वो जो एक जखीरा है, उसमें कमी आती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो वेल था, वो जो कुआं था, वो खुश्क हो गया, उसमें जितना भी तेल था वो सारा आप लोगों ने निकाल कर उसको सेल आउट करके अपना रेवेन्यू जो था वो अर्न कर लिया था। ठीक है, तो ये जो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी आती है उनकी एक्सट्रैक्शन की वजह से, यूजेज की वजह से, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी वैल्यू बिल्कुल नील हो जाती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन वो जो कमी आ रही थी उनकी एक्सट्रैक्शन की वजह से, उस कमी को हम लोग नाम देते हैं डिप्लेशन का। क्या नाम देते हैं? डिप्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, प्लांट एसिड की वैल्यू में जो कमी आती थी यूजेज की वजह से, वो डेप्रिसिएशन थी। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी वैल्यू में जब कमी आती है यूजेज की वजह से, तो इसको फिर हम लोग नाम देते हैं डिप्लेशन का। ट्रीटमेंट इसका वही है, सिर्फ नाम चेंज है। उसका नाम डेप्रिसिएशन था और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? डिप्लेशन रखेंगे। ठीक है बेटा। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिजिकली एक्सट्रैक्टेड इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में इनको जब हम लोग मतलब फिजिकली इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑपरेशंस करके, मतलब अगर हम लोगों ने कोई ऑयल वेल जो है वो अगर ढूंढना है तो एक्सट्रैक्शन की जाएगी, बाकायदा उसकी खुदाई वगैरह की जाएगी, तो वो ऑयल वेल हम लोग मतलब दरियाफ्त कर सकते हैं, तेल का कुआं या कोई जंगलात वगैरह, कोई सफर वगैरह करके दूर कहीं से जंगलात जो है वो अच्छी लकड़ी वाले जंगलात, उनको दरियाफ्त किया, या पहाड़ों की कानों, पहाड़ों में से जो है काने मुख्तलिफ, उनको हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर किया, कहीं से कोई सोना, कोई चांदी, कोई कोल, या कोई डिफरेंट दूसरी जो भी हमारे पास मेटल्स थी, उनको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, रिप्लेसेबल ओनली बाय एक्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचुरली ये चीजें जो हैं वो कहीं पे पाई जाती हैं, कोई फिजिकली हम लोग खुद से कोई मतलब मैन मेड एफर्ट्स के जरिए से जो है ना वो चीजें ये नहीं कहीं पे जो पैदा की जा सकती ना, मतलब नेचर ही इन चीजों को पैदा करती है, नेचर ही इन चीजों को जो है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में या डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में इनको ट्रांसफर करती है। उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको कॉस्ट के बारे में बता दिया, प्राइस नीडेड टू अक्वायर द रिसोर्स एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ठीक है, मतलब आपको पता चला कि ये बलूचिस्तान में एक एरिया है, वहां पे उसके जो नीचे जमीन के नीचे तेल के जखायर मौजूद हैं। अब आपने वहां पे कुछ एरिया जो है वो परचेज करना है कि भाई यहाँ से मैं एक्सप्लोर कर सकूं, यहाँ पे जो जो भी खुदाई की जा सके, ताकि यहाँ से ऑयल जो है उसको निकालना है, मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस लैंड को अक्वायर करने के लिए, और उसके बाद वहां से जितनी भी आपने उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, उसकी एक्सप्लोर करने के लिए जो भी आपने मशीनरी या जो भी कॉस्ट वगैरह आपने लगाई है, जब तक वहां से ऑयल जो है वो निकल नहीं आता, गैस निकल नहीं आती, या जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स था जिसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना था वो निकल नहीं आता, मतलब आप उसको जो है वो हासिल नहीं कर लेते, तब तक जितना भी आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा, जितनी भी कॉस्ट आपकी आएगी, वो सारी की सारी उस नेचुरल रिसोर्स की कॉस्टिंग में ही शामिल होगी। एक जगह पे खुदाई की है, तेल नहीं निकला, फिर दूसरी जगह पे खुदाई की है, नहीं निकला, तीसरी जगह पे जाके खुदाई की है तो वहां से तेल निकल आया है, तो जितनी भी अब तक कॉस्ट लग चुकी है प्रीवियस दो जगह पे खुदाई करवाने के लिए या वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए, जो भी कॉस्ट आपकी लगी थी, वो सारी की सारी हम लोग उसी एक नेचुरल रिसोर्स को चार्ज करेंगे जहां से हम लोगों ने वो ऑयल वेल एक्सप्लोर किया था ना। ठीक है, डिप्लेशन, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू एक्सपेंस इन a rational and systematic manner over resource useful life। मतलब देखें बेटा कि वो जो ऑयल आपने निकाला है, देखें आप लोग अक्सर टेलीविजन में भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान में जो है वो फला जगह पे कुदरती तेल के जखायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 10 साल तक या इतने लीटर ऑयल जो है या इतने बैरल या इतनी गैलन्स जो है वो उसमें से ड्राइव की जा सकती हैं एक अंदाजे के मुताबिक। तो उस लिहाज से बेटा जितनी भी कॉस्ट आपकी आई होती है, आप एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के ऊपर उसको डिवाइड कर लेते हैं, और जैसे जैसे आप उसमें से एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं, वो तेल निकालते जाते हैं जमीन से, वैसे वैसे उस नेचुरल रिसोर्स की जो वैल्यू है वो भी कम
होती जाती है, और वो जो वैल्यू में कमी आ रही है उसकी एक्सट्रैक्शन की वजह से, उसकी यूजेज की वजह से, दैट रिडक्शन इज कॉल्ड डिप्लेशन। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिप्लेशन। डिप्लेशन इज टू नेचुरल रिसोर्सेज एज डेप्रिसिएशन इज टू प्लांट एसेट। जैसे प्लांट एसेट्स पे, उन प्लांट एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डिप्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है। कंपनीज जनरली यूज यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। और बेटा ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें लगता ही यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इसमें हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो जखायर, ये जो रिजर्व आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये जो रिजर्व एक्सप्लोर किए हैं हमने, इनकी क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी का आइडिया लगा लेते हैं हम लोग। और जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी होती है उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में, उस टोटल कॉस्ट को उस क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास पर यूनिट डिप्लेशन आ जाती है। और जितनी क्वांटिटी हम लोग एक फिजिकल पीरियड में उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उतनी क्वांटिटी के हिसाब से फिर हम लोग उसकी डिप्लेशन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। डिप्लेशन मतलब डिप्लेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है जी। डिप्लेशन जनरली इज अ फंक्शन ऑफ द यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि जितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज की, उतनी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उसकी जो डिप्लेशन का एक्सपेंस है उसको भी फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी बेटा जी। अब देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोगों ने जब प्रेजेंट करना है, हम लोगों को प्लांट एसेट्स का तो पता था कि प्लांट एसेट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर लेते थे। और जब हमने कहा था कि इसका जो हमने कहा था बेटा कि ये जो प्लांट एसेट्स हैं उन पे जो डेप्रिसिएशन होती है और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे डिप्लेशन होती है। तो जैसे प्लांट एसेट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है, बिल्कुल बच्चे इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में से हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्लेशन को माइनस कर देंगे। और रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री बिल्कुल वही है जो डेप्रिसिएशन की थी। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एंट्री पास करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एक्सपेंस एसेट की क्रेडिट। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे कोल माइन का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो वो एसेट जब हम लोग बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे तो उसमें से जो एक्यूमुलेटेड डिप्लेशन होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये कोल माइन हो सकती है, ये गोल्ड माइन हो सकती है, ये सिल्वर माइन हो सकती है। ठीक है। ये कोई फॉरेस्ट्री हो सकती है, या ये कोई ऑयल वेल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करके बैलेंस शीट में उसको जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है जी। एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज दैट हैव नॉट बीन सोल्ड आर रिपोर्टेड एज इन्वेंट्री इन करंट एसेट सेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा कि जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ इन्वेंट्री को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी जिस चीज का भी नेचुरल रिसोर्स है, अगर फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ लकड़ियां अगर हम लोगों ने काट कर रखी हुई हैं, अभी वो बिकी नहीं है। अगर ऑयल वेल्स की बात करते हैं तो कुछ तेल हम लोगों ने कुएं से निकाल के रखा हुआ है लेकिन अभी वो बिका नहीं है। अगर ऐसे ही गोल्ड माइन या कोल माइन की बात करते हैं तो गोल्ड या कोल वहां से निकाला हुआ है लेकिन अभी वो सेल नहीं किया। तो जो अनसोल्ड पोर्शन होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, उसको हम लोग अपना इन्वेंट्री एज एन इन्वेंट्री उसको लिखते हैं और उसको बैलेंस शीट में करंट एसेट रिपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसने आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में उसने बिक जाना है और उससे हम लोगों को अमाउंट रिकवर हो जानी है, इसलिए उसको एज एन इन्वेंट्री और करंट एसेट बैलेंस में रिपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मर्चेंडाइजिंग में जो पीरियड के एंड पे जो इन्वेंट्री बच जाती है, जो मर्चेंडाइजेस बच जाती हैं, उनको हम अपना एसेट रिपोर्ट करते हैं, करंट एसेट बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बेटा जो एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज का पोर्शन अनसोल्ड हमारे पास पड़ा होता है उसको भी बैलेंस शीट में करंट एसेट रिपोर्ट किया जाता है। ले बेटा जी ये हमारा अब तक का टॉपिक था, आज तक का। एक थोड़ा सा कंटेंट रह गया है इस चैप्टर का, इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको डिटेल्ड डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट सेक्शन जो होगा हमारा, कमिंग सेक्शन लास्ट सेशन होगा हमारा सेमेस्टर का। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हो।